दो दिनों तक की कमजोरी के बाद आज फिर से वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन बाजार में है कमजोर शुरुआत के संकेत। ग्लोबल मार्केट से थोड़ी सी निराशा। आइए, कमजोर शुरुआत के बाद कहां लेंगे सपोर्ट, क्या कुछ रिकवरी की उम्मीद की जाए या फिर आज दिखेगी एक कमजोर एक्सपायरी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ढेरों खबरों और ग्लोबल एक्शन के बीच आज वीकली एक्सपायरी पर है हमारी नजर। सर बताएं आज के लिए ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स दीप अमेरिका से आते दिख रहे हैं। उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी बाजार नुकसान के साथ बंद हुए हैं और डर ये है कि ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी होगी। 150 पॉइंट के आसपास डाउ नीचे बंद हुआ है, जैसा कि उम्मीद थी। कच्चा तेल अच्छे संकेत देता हुआ ऐसा लग रहा है कि 105 की डॉलर की जो ऊपर की रेंज है उसको पार करके टिकने में मुश्किल आती हुई दिख रही है। $100 के करीब पहुंचने की कोशिश। एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम पर आज अहम बैठक है, कैबिनेट की बैठक है, CCA की बैठक है, तो सरकारी बैठकों का आज दौर है। उम्मीद करते हैं कुछ बात आगे बढ़ती नजर आएगी। लेकिन डिफेंस में भारत के आत्मनिर्भर होने की तैयारी और तीसरी लिस्ट आज जारी होने जा रही है। ये वो लिस्ट होगी जो प्रोडक्ट्स डिफेंस से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे हिंदुस्तान में ही बनाए जाएंगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं होंगे। इसकी एक लिस्ट जारी हो रही, तो हिंदुस्तान की डिफेंस कंपनियों के लिए अच्छी खबर आने की उम्मीद। एब्सोल्युटली। और डिफेंस स्पेस तो पिछले कुछ दिनों से बढ़िया एक्शन में भी दिख रहा है। आज भी आपको अच्छा एक्शन यहाँ पर आते हुए दिख सकता है। बट एक्शन की बात करें सर, तो एक बार जरा बाजारों पर डालते हैं नजर। हमारे बाजार लगातार तीसरे दिन एटलीस्ट ओपनिंग में तो वीक लग ही रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स भी 2 दिनों से कमजोर हैं। फेड के कल मिनट्स भी आए और अब थोड़ी डायरेक्शन मिल रही है सर फेड के मिनट्स को देखकर कि क्या करने वाले, क्योंकि कुछ ऐसा नया तो नहीं निकल कर आया, तो फिर क्यों बाजार ने ऐसा रिएक्शन दिया? दीप, मुझे लगता है कि थोड़ा गिरने के लिए बहाना चाहिए। अच्छी एक तरफा तेज दौड़ लगा। देखिए, आप देखिए नैस्डैक कितना भागा है। 20% नीचे जाकर ऐसा लग रहा था कि मंदी में जाने की तैयारी में, वहीं से उछला और उछलकर आधे से ज्यादा अपने नुकसान की भरपाई कर चुका था। तो सेम सिचुएशन हमारे यहाँ हो रही, सेम सिचुएशन आप अमेरिका में देख रहे हैं। अच्छी तेजी के बाद अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अब कोई अच्छी खबर भी तो नहीं आ रही। रशिया यूक्रेन को लेकर वही, मतलब ऐसा है कि सबने भगवान भरोसे छोड़ दिया, राइट, बात करना भी बंद कर दिया, है ना। सारे न्यूज चैनल्स का भी हाल यही है कि जब तक कोई दूसरी खबर नहीं दिखेगी तो ये दिखाएंगे। करेक्ट। अगर जैसी दूसरी आ जाए तो छोड़ो, इसको दूसरी दिखाते हैं। exactly. तो मतलब सब थक गए, लड़ने वाले थक गए, देखने वाले थक गए, बात करने वाले थक गए, और किसी को समझ भी नहीं आ रहा कि खत्म कब और कैसे होगा। आज भी मीटिंग होनी है वो मानवाधिकार परिषद की। होना जाना कुछ नहीं है, एक दूसरे की निंदा करेंगे ये वो, लेकिन अल्टीमेटली किसी को कुछ करना नहीं है। ये वाली सिचुएशन है। तो अगर युद्ध लंबा चलता है तो वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, सबको ही नुकसान है। सो इस वजह से एक ये है। दूसरा, अमेरिका के अपने कारण है कि बॉन्ड यील्ड्स आपकी शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स ऊपर है लॉन्ग टर्म के मुकाबले में। वो दूसरी चीज है, आपके बॉन्ड मार्केट ये बता रहे हैं कि मई के महीने में अब जो फेड की बैठक होगी उसमें 0.5% बढ़ना है। लेकिन एक तरह से अच्छा है दीप कि मई के महीने की ब्याज दरों की बढ़ोतरी अभी से डिस्काउंट हो रही है। बॉन्ड यील्ड 2.6% पर है और 0.5% लोग मानकर चल रहे हैं, तो अच्छा है। जब महीने में बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे बाजार। हाँ। सेम यही हुआ, पहली हाइक आपको मिली, उससे पहले इतना डर था, हाइक होते ही बाजार बढ़ गए। करेक्ट। सो ये चीजें धीरे धीरे डिस्काउंट होती दिख रही है। और जाहिर सी बात है कि जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा, और जितना ज्यादा इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा उतना जल्दी उन्होंने ब्याज दरें बढ़ानी है। तो ये लॉजिक है। इस लॉजिक पे पूरा का पूरा अमेरिका का बाजार थोड़ा सा कमजोर होता दिखा है। लेकिन ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही है, सबको सबसे पहले से पता है। फिर भी गिर रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से गिर रहे हैं कि हमको करेक्शन का एक कोई बहाना चाहिए, या गिरने के बाद बहाना ढूंढना है, तो ये बहाना है। हाँ, ये पोस्टमार्टम है, डायग्नोसिस नहीं है। कैसा ही बात है। हाँ, हम पोस्टमार्टम करना बहुत आसान काम है, बिल्कुल, कि क्यों मरा। मरने के पहले पता लगा ले कि ये इस वजह से मर सकता है और उसका इलाज कर लें। करेक्ट। तो ज्यादा अच्छा है, वो डायग्नोसिस है। exactly. वो करना मुश्किल काम है। सो इसलिए जो क्रिटिकल पेशेंट है उनकी बात करें तो इसलिए पता सबको है कि अमेरिका में ये होना है, लेकिन गिरने का बहाना चाहिए। हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता 2 रीजन से। एक, जो गिरावट हो रही है अमेरिका के अपने कारणों की वजह से हो रही है, ठीक है। 2, कच्चा तेल $100 के आसपास आता दिख रहा है, धीमे धीमे अपनी रेंज से नीचे आ रहा है। तो इसलिए हमारे लिए वो थोड़ा कंफर्ट वाली बात है कि कच्चा तेल नीचे आ रहा है। तो इसलिए हमारे लिए ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं, बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन चूंकि अब हमारे पास दूसरा कोई ट्रिगर नहीं है जिसके दम पे मैं सुबह उठ के, मतलब मुझे कुछ तो देखना है ना। एग्जैक्टली। मैं क्या देखूं, किससे डिसाइड करूं। सोमवार को हमने डिसाइड कर दिया था हम कच्चे तेल को देखना कम कर देंगे। करेक्ट। बंद तो नहीं करेंगे, कम कर देंगे। अब आप देखिए, कायदे से देखा जाए तो कच्चा तेल अगर आपका $100 पे है
तो हमारे बाजार तो 100 पॉइंट ऊपर होने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो कोरिलेशन खत्म होते हुए हमने भांप लिया था 3 दिन पहले। यस, अब तक हमारा पूरा पिछले 2 हफ्तों का क्रिस्टल क्लियर व्यू ये था कच्चे तेल के साथ हमारे मार्केट को हमें ट्रेड करना है। और जहां से हमें लग रहा था कि कच्चे तेल का कोरिलेशन अब 1-on-1 खत्म हो रहा है, वहां हमने पहले, नहीं तो क्या होता है, अरे अनिल आपने तो बोला था कच्चा तेल नीचे गिरेगा $5 तो तेजी करनी है, या तो 88 पॉइंट नीचे दिख रहा है SGX निफ्टी, तो ये कोरिलेशन कम होगा, खत्म तो नहीं होगा, कम होगा, और ये कम होने के संकेत हमने इस हफ्ते आपको शुरुआत में दिए। इसीलिए आप 100-102 पर कच्चा तेल आने के बावजूद बाजारों में उत्साह नहीं देख रहे। अब वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा ट्रिगर रहा ही नहीं, हम मान के ही चल रहे हैं। सी क्या होता है मार्केट में दीप, जो चीज हम मान लेते हैं, जो चीज हमें पता है होने वाली है, वो डिस्काउंटेड हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर उस पर फर्क नहीं पड़ता। अब फॉर एग्जाम्पल पिछले 2-3 दिन में वो एक बूचा का नरसंहार हुआ, फिर बहुत सारी ऐसी खराब चीजें हो रही, क्या मार्केट का कोई रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कोई एक भी आदमी बोल रहा है कि आप रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से गिर रहे हैं? नहीं, क्योंकि चीजें ना मार्केट अलग तरीके से सोचता है। हकीकत में जो हो रही है वो अपनी जगह है, अच्छी खराब अलग बात है, लेकिन जो चीजें बाजार को पता होने लगती है, जो चीजें बाजार मानकर चल लेता है, उस पर फिर बाजार का रिएक्शन धीमे धीमे हो जाता है। फिर चाहे वो फिलहाल रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, आने वाले समय में भले ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने और मंदी का खतरा हो, और हमारे यहाँ भले कच्चे तेल से डायरेक्ट कोरिलेशन हो। इसका मतलब ये नहीं कि कच्चे तेल पर हम रिएक्शन नहीं देंगे। आप करिए $95, हम कूदेंगे, बिल्कुल कूदेंगे। तो बड़ा मूव चाहिए, बड़ा मूव चाहिए, बड़ा मूव चाहिए। अब छोटे मूव को हमने छोड़ दिया कि $4-5 ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो मिले जुले संकेत हल्के से नेगेटिव साइड पर ग्लोबल मार्केट से। समझ गया, ये क्लियर संकेत है। हाँ, कल भी आप देखिए ब्याज दरें अमेरिका में सेम वही 2.6 के आसपास, ठीक है। गोल्ड सिल्वर वहीं बंद हुए जहां कल 3:30 बजे थे। बिल्कुल, दाउ उतना ही नीचे बंद हुआ जितना कल 3:30 बजे था, खाली नैस्डैक थोड़ा ज्यादा गया। उसके अलावा ऐसा कोई खास समस्या नहीं, तो मेरे ख्याल से ठीक है। वापस आज जाओ फ्यूचर नीचे है 1700 पॉइंट, थोड़ा नीचे आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ठीक है। बट हमारे बाजारों में अच्छा एक्शन रहा है। एक तो जो ब्रॉडर मार्केट की रैली है वो हमने कल भी देखा, सुस्त बाजार में अच्छी थी। दूसरा एक्सपायरी, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, जो 17,800 का सपोर्ट है, होल्ड कर लिया, पूरे दिन उसी के आसपास थे, होल्ड तो कर ही लिया, बट अब कितना अहम हो जाता है ये? आज का दिन इंपॉर्टेंट तो है दीप, क्योंकि 2 वजह से, एक तो आज की खुद की वीकली एक्सपायरी, कल की क्रेडिट पॉलिसी की भी तैयारी करनी है। एग्जैक्टली, हाँ। सो क्रेडिट पॉलिसी भी आए, उससे पहले आज की एक्सपायरी की बात कर लेते हैं। तो 16,675 16,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कल भी हमने यही 17,675 17,700, और कल भी हम 17,700 17,800 की बात कर रहे थे। लगभग उसी रेंज में बाजार ने सपोर्ट लेकर दिन भर वहीं पर बंद किया, लोअर एंड पर आकर बंद हुए 17,800 के आसपास। आज के लिए अब कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ खराब चीजें भी हैं। अच्छी चीजें क्या है, आप देखिए कल के करेक्शन और परसों की करेक्शन की बात, परसों से जो हम गिरे उसमें काफी हल्के हो गए बाजार। आज आप काफी लाइट होकर जा रहे हैं, और एक्सपायरी के दिन है, आपका पुट कॉल रेशियो घट कर दी, मतलब लगभग ओवरसोल होने के नजदीक आ रहा है, 0.86। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.79। सो आप कम से कम ये है कि बहुत ज्यादा अब हेवी नहीं है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और उसमें किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है वो तो होगा, मार्जिन कॉल आते हैं वो एक अलग चीज है, बट अदरवाइज आप थोड़े बाजार में पोजीशंस के लिहाज से हल्के हैं। ठीक है, ये ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, एफआईएस की तरफ से अभी भी हल्का होना बाकी है। सो इसलिए मेरा ये समझना है कि हो सकता है बड़ा गैप से आज नीचे खुले तो थोड़ा रिकवरी होगी, लेकिन एक ही चीज जो खराब हुई है कल के सेशन में, जो कल सिर्फ 2 बार हमने ट्राई की ऊपर आने की, सिर्फ 2 बार, एक फर्स्ट हाफ में, एक लगभग सेकंड हाफ मिड सेशन में। 2 बार हम 17,900 पे पहुंचे और धड़ाक से चपत पड़ी। करेक्ट, मतलब 10-15 मिनट नहीं लगाए 17,900 से 17,850 आने में। इसका मतलब कोई तो तैयार बैठा है, आओ मैं धुलाई करता हूँ। सो जितना मजा मुझे आता है स्क्रीन पर बाजार को चढ़ते हुए देख के, मैं कहता हूँ ये ताकत है रैली की, उतनी तकलीफ इस बात से भी होती है कि स्क्रीन पे धुलाई हो रही है। तो कल के सेशन में बड़ा टेक अवे यही है कि ऊपर के लेवल पे बाइंग थी नहीं, सप्लाई थी, और वो डेटा में दिख भी रही है। सो अब आपको स्क्रीन पे तेजी वापस से चाहिए। आज बनेगी, कल बनेगी, अगले हफ्ते बनेगी, ये देखने वाली बात है, लेकिन आप एक अच्छा करेक्शन जो बाजार को चाहिए था 18,100 से, वो 16,775 17,775 17,675 17,700 हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में 17,500 550 हो सकता है। वहां से बाजार आपके लिए फिर रिकवरी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक्सपायरी के दिन एक बार जितना कमजोर खुलेंगे वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिकवरी बड़ी होगी, टिकाऊ होगी। इंडेक्स को देख के नहीं लग रहा,
स्टॉक्स को देख के कहानी अलग आ रही है। स्टॉक्स देखिए, कल बढ़ने वाले शेयरों की संख्या घटने वालों के मुकाबले में कहीं ज्यादा। ब्रोडर मार्केट में कहीं किसी को मंदी का मूड नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकआउट आ रहे हैं। और उसके ऊपर से आज लिस्ट आ गई आपकी, और खेलो इंडिया खेलो। कितने स्टॉक्स की? 500 स्टॉक, 800 स्टॉक में सर्किट फिल्टर बढ़ गए, सही टाइम पे बढ़े हैं। मतलब चेंज हुए, दोनों तरफ के हुए हैं, बट बड़े भी काफी सारे बढ़े हैं। और कितने सारे सर तो 5 से 20% हो गए। 5 से 20 सीधे। सो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें हालांकि कई बार ऐसा लगता है 5% वाले सर्किट फिल्टर पे स्टॉक के लिए बढ़ना आसान होता है। सुबह सुबह खुला है 5% के ऊपर सर्किट पे, अच्छा सर्किट पे किसी को बेचना नहीं होता, ऊपर के नीचे के सर्किट पे किसी को लेना नहीं होता। ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो आराम से 5% चलते रहते बहुत सारे स्टॉक। लेकिन वैसे ये बढ़िया है कि सर्किट फिल्टर जितने बड़े हों, उससे ये होता है कि आपको प्राइस डिस्कवरी सही हो पाती है। हर एक लेवल पर खरीदारी या बिकवाली हो, वही तो मार्केट है। तो इसलिए 800 स्टॉक के सर्किट फिल्टर में बदलाव, ये भी इंटरेस्टिंग है। सो ब्रॉडर मार्केट अलग कहानी कह रहा है। और अब इसमें दो चीजें दीप, देखो ब्रॉडर मार्केट की ताकत है ना, 2-3 दिन से ज्यादा की रहती नहीं है। अच्छा। अगर आपके इंडेक्स काम न करे, तो दो चीज होनी है, या तो ये कमजोर निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी को भी बोले कि भाई हो गया भाई, ठीक है तो हटाओ, ज्यादा उछलो मत। दूसरा ये कि 1-2 दिन में वापस से इंडाइसेस संभल जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी, और मजबूत हो जाए, तो फिर ये जो बदलाव हुआ है या ये जो मिड कैप शेयरों में एक्शन है, ये तेजी से बढ़ सकता है। सो दो चीजें कहूंगा दीप, आज पहले 17,675 17,700 इंपॉर्टेंट है, और बैंक निफ्टी पर 37,150 37,225 इंपॉर्टेंट है। ये जब तक होल्ड कर रहे हैं तब तक हम उतने बुरे नहीं हैं, जितने हैं उतने ही हैं। 3 दिनों का करेक्शन भी मिल जाएगा आपको, 2 हफ्ते तक 10 दिन तक लगातार बढ़ने के बाद टाइम वाइज करेक्शन भी हो गया, प्राइस वाइज करेक्शन भी। अगर आपका 18,100 से 17,700 के 675 के आसपास आता है, तो 500 पॉइंट का करेक्शन आपको लगभग वहां मिल जाता है, ठीक है, उतना काफी। तो देखते हैं, आज का सेशन मेक और ब्रेक है। आज मेक और ब्रेक, आज की इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग सही मिलनी चाहिए आपको। अगर आज बहुत खराब क्लोजिंग नहीं मिले तो आप सेफ हैं। ठीक है, वैसे आपने हिंट तो दिया, और कल तो ऑफ कोर्स पूरा दमदार पैनल भी होगा हमारे साथ, बट क्योंकि कल पॉलिसी और आज एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी वैसे भी थोड़ा कमजोर लग रहा है, तो वहां से कुछ नजर रख रही है सर? देखिए, पॉलिसी में एक ही चीज है दीप, पिछली बार भी गवर्नर साहब ने सरप्राइज दिया था जी। ऐसा लग रहा था कि कुछ खराब बोलेंगे, करेंगे भली कुछ नहीं, बोलेंगे खराब, लेकिन कुछ खराब बोला ही नहीं उन्होंने। अब आज भी डर तो वही है, लेकिन इस बार ये है कि फिर सेम है, करेंगे कुछ नहीं, खराब बोलेंगे। अच्छा, कि ग्लोबल इन्फ्लेशन, युद्ध के बाद की सिचुएशन, सबके दाम बढ़े हुए, खाने पीने की चीजों से लेकर कच्चे तेल से लेकर, तो ऐसे में गवर्नर साहब बहुत कॉन्फिडेंटली इन्फ्लेशन को लेकर कैसे बोल सकते हैं? ये सबकी आम धारणा है, राइट। लेकिन ये आम धारणा भी साथ में कि ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इस मामले में ब्याज दरें बढ़ाने के मामले में इन गवर्नर साहब को ये माना जाता है कि ये आराम से चलते हैं, हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं है। वो बहुत एग्रेसिव नहीं है कि खराब होने के पहले मैं बढ़ा दूं, ये तो आराम से देखेंगे, वो कहते हैं ठंडा करके खाएंगे, गरम गरम नहीं करना है। सो इसलिए हो सकता है, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनकी स्टेटमेंट्स में पढ़ता हूं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो ब्याज दरें बढ़ाने के पहले हिंट देंगे। सो एक पॉलिसी तो कम से कम आपकी हिंट में जाएगी। हाँ, सो वो अकोमोडेटिव स्टैंड है, उससे थोड़ा सा वो ये कहेंगे कि भाई डरने की जरूरत है अब। सो हो सकता है ये पॉलिसी डरने वाली हो, यू नेवर नो। और दूसरी तरफ ये कि अगर उनका व्यू थोड़ा और लंबे का है, तो वो ये बोलेंगे कि भाई ठीक है, युद्ध भी खत्म होगा, कमोडिटीज के दाम भी कम आएंगे, सप्लाई साइड इश्यूज जो है खाने पीने की चीजों के, वो भी ठीक होंगे, और फूड इन्फ्लेशन खाली हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में। ऐसा तो नहीं कि हम अकेले महंगाई से जूझ रहे हैं, राइट। और अगर दुनिया भर में ही सप्लाई की इश्यूज है, या दुनिया भर में ही खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ रही है, तो आप ब्याज दरें बढ़ा भी देंगे तो क्या कर लेंगे? ब्याज दरें आपको तब बढ़ानी जब आपको अपना कंजम्पशन कम करना है। तो अगर लेकिन आपने ब्याज दरें बढ़ा दी, लेकिन तब भी आपको खरीदना तो महंगा ही है। अगर कॉफी के दाम दुनिया में ज्यादा है, शुगर के दाम दुनिया में ज्यादा, तो आप क्या कर लेंगे? एक लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर वो जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो खाली दिखाने के लिए क्यों ब्याज दरें बढ़ानी? तो इसलिए हो सकता है गवर्नर साहब ये स्टैंड ले जो अभी तक लेके चल रहे हैं कि भाई ट्रांजिशन है, हो जाएगा धीरे धीरे, ट्रांजिटरी है, तो और उसके बाद हम अभी फोकस रखेंगे। सो आई थिंक इस बार की कमेंट्री फिर से इंपॉर्टेंट होगी। बदलाव कुछ नहीं करेंगे ऐसा मानना है, कर दिया तो शौक होगा
बढ़ा दिया तो, लेकिन गवर्नर साहब शॉक देने के लिए जाने नहीं जाते। हाँ, वो आराम से आपको पहले हिंट देंगे कि भाई अब हम चिंता में हैं। जब वो चिंता में बोले तो हमें चिंता कर लेनी चाहिए, हाँ फिर करनी चाहिए 100%। जब करनी है तभी वो हमें मना कर रहे हैं, तो जब वो बोल रहे हैं फिर नहीं करेंगे तो किसका इंतजार करना है। exactly. तो कल कमेंट्री अगर थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर हुई तो दिक्कत है। ठीक है, तो एक्शन नहीं बट कमेंट्री इस बारे में। इसलिए आज और कल 2 दिन आपको और निकालने हैं मार्केट के हिसाब से। सो आई थिंक कल मार्केट को अगर करेक्शन पूरा करके बढ़ना है तो अभी कल पॉलिसी के बाद का टाइम बिल्कुल परफेक्ट होगा। और कल अगर कुछ नया ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे देना है कि टॉप बना दिया आपने 18,100 का इस रनअप का और अब वापस वहां पर नहीं जाएंगे, उससे नीचे जाएंगे, तो भी कल हो जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए पॉलिसी पर है हमारी पूरी नजर, पर उससे पहले आज ट्रेड सेटअप और साथ ही वीकली एक्सपायरी लेते हैं अनिल जी की राय। थोड़ी देर में लिस्टिंग पर भी करेंगे सर आपसे चर्चा। आज का सेटअप बताएं। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पे है, एफआईएस के संकेत भी नेगेटिव साइड पर ही है, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत सेंटिमेंट दोनों न्यूट्रल रखे हैं दीप मैंने, और ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है। सो पॉजिटिव आपके लिए 2 हैं, घरेलू फंड और ट्रेंड। नेगेटिव आपके लिए एफआईएस के डेटा हैं और ग्लोबल हैं, और न्यूट्रल भी 2 हैं, एफएन और सेंटिमेंट, 2 तीनों ही हैं। 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 न्यूट्रल। ठीक है। सपोर्ट जोन 17,675, 17,700 ये तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे जाने की संभावना कम है। गए तो 17,500, 17,550 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है आपके लिए खरीदारी करने के लिहाज से। ओके। ऊपर में 17,900, 17,950 रुकावट की जगह है, पार करना मुश्किल होगा। पार करके 18,000 को निकले ऊपर तो 18,050, 18,100 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, शॉर्ट सब कुछ करना है वहां पर अगर पहुंचते हैं तो। बैंक निफ्टी पहला सपोर्ट जोन बहुत क्लियर है, 37,150, 37,225। उम्मीद करते हैं आसानी से होल्ड करना चाहिए, ये बड़ा क्रूशियल है। इसके नीचे फिसले तो एक बड़ा लंबा वाला सपोर्ट जोन आता है जहां से आपने डबल ट्रिपल बॉटम बनाया है। 36,800, 36,900 तो मैंने 25 पॉइंट ऊपर लिखा है, 36,825, 36,925 यहां पर मजबूत खरीदारी बन सकती है। असली कमजोरी इसी के नीचे होगी, जब तक ये रेंज होल्ड करें तब तक ठीक है। ऊपर 37,850, 37,975 ऊपर की रेंज थोड़ी नीचे की तरफ सरकती हुई दिख रही है। ये कल का हाई है 37,850, 75 के आसपास का, वहां से ऊपरी रेंज शुरू होती है। इसके ऊपर निकलना मुश्किल होगा, 38,000 के ऊपर निकलकर टिकना मुश्किल है, डेटा जो बता रहे हैं। अगर निकले तो 38,075, 38,225 यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों होने की संभावना है। अंडरस्टूड सर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बंद हुए हम निफ्टी पर 17,800 पर, ठीक नीचे 17,700 पहला सपोर्ट है ढंग ढंग का, बीच में 17,750 छोटा है, मैंने छोड़ दिया दीप। 17,700, 17,675, 17,625 3 ये छोटे सपोर्ट हैं। 17,550, 500 और 17,475 बड़े सपोर्ट आपके लिए निफ्टी पर। ऊपर 17,800 से आप शुरुआत करेंगे तो ऊपर पहले 17,900, 925 और 950 ये 3 छोटे लेवल हैं, और ऊपर के लेवल 18,000, 18,050, 18,100। तो निफ्टी के लिए लेवल्स बहुत क्रिस्टल क्लियर, आराम से 6 लेवल है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बैंक निफ्टी पर ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट और रुकावट के लेवल दोनों ही थोड़े ज्यादा है। बंद हुए हम 37,632 के आसपास, इससे ठीक नीचे 37,525, 37,450 और 37,350 ये 3 छोटे सपोर्ट हैं। मजबूत सपोर्ट जो मीडियम के तौर पर निकल कर आता है वो है 37,225 और 37,150। असली कमजोरी इसके नीचे शुरू होती है, और तब बड़े सपोर्ट रेंज में आप घुसेंगे और वो आएगा 37,050, 36,925, 36,825। तो यहाँ से 36,825 यानी कि लगभग 800 पॉइंट की जितने की करेक्शन की जगह बन सकती है। ठीक है। ऊपर आइए 37,635 से ऊपर 37,850, 37,925 दो छोटी रुकावट की लेवल है। 38,075, 38,225 मीडियम रेंज है। 38,300, 38,450, 550 और 38,625 ये ऊपर के टारगेट है। सो बेसिकली हमने 38,750 के आसपास डबल टॉप बनाया दीप, वो पार नहीं हुआ, और 38,635 की अब तक की बेस्ट क्लोजिंग मिली है इस रनअप की। सो आपको 38,625, 38,750 की रेंज में 100% रुकना है, इसमें कोई डाउट नहीं, वो पार करने में आ जाएगा पसीना। जैसे आपको याद होगा 2 दिन से हम ये कह रहे थे 18,125 के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी करनी। करेक्ट। वो मिले तभी नई तेजी बनाएंगे। सो 18,125 के ऊपर तो फिर हम लाइफ हाई बनाएंगे सीधा, 18,600 ही जाना है। सेम यही है 38,800 के ऊपर आप फिर 41,000 जाएंगे, फिर बीच में नहीं रुकेंगे। करेक्ट। फिर बड़ी तेजी वहां से भी बनेगी। लेट्स सी क्या होता है, अभी टाइम है, दूर है वहां से। थोड़ा डिस्टेंस अब बन गया दोबारा। राइट। बट पीसीआर के बदलाव एफआईएस की पोजीशन, एफआईएस के इंडेक्स लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता, कुछ चेंज कैसे नहीं हो रही है सर? कल भी हम यही बात कर रहे थे, डेटा में भी ऐसा ही। मैं बताता हूँ आपको, देखो 126 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, तो कुछ ज्यादा बदला नहीं है। सो एफआईएस इंडेक्स पे पता नहीं मतलब मेंटेन करके बैठे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही थी डेटा में एफआईएस के,
वो ये है कि स्टॉक्स में बिकवाली काफी हो रही है। 2280 करोड़ की कैश में बिकवाली की है एफआईज ने, और 1800 करोड़ के स्टॉक्स फ्यूचर और बेचे, यानी कि 4000 करोड़। बारबेक्यू की थोड़ी 600 करोड़ 600 करोड़ 650 करोड़ 650 करोड़ की तो भी है ना, तो भी है, तो भी 3300-3400 करोड़, बिल्कुल। तो बड़ी बिकवाली है। सो थोड़ा मतलब इंडेक्स बेचे ना तो मेरे को थोड़ी चिंता कम होती है। स्टॉक्स बेचते क्योंकि इंडेक्स तो क्या होता है, इसमें भी क्या फर्क है वो बताना चाहता हूँ इंडेक्स और स्टॉक्स की बिकवाली में। आप पैसा मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कमाते हैं। मैं एफआईएस की व्यू से बात करूं, वो आते हैं, उनको पसंद आता है ये इस कंपनी खरीदनी है या फिर ठीक है, सो आप वो खरीद के बैठ जाते हैं। कुछ एक फंड होंगे जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, वो एक अलग बात है, बट इन जनरल आपको स्टॉक्स खरीदना है। अब कभी कभार आप इंडेक्स में जो ट्रेड करते हैं वो हेजिंग के लिहाज से करते हैं कि भाई जैसे मेरे पास में फॉर एग्जांपल मेरे पास में एशियन पेंट्स पड़ा है, मुझे पता है एशियन पेंट्स अच्छा स्टॉक है, मुझे सालों साल रखना है। बीच बीच में कभी क्रूड ऊपर नीचे हो जाता है, ये तो मुझे अब उसको हेज करना है। ये क्रूड ऊपर हो रहा तो उसकी वजह से एशियन पेंट्स गिर सकता है, मैं क्या करूं? तो मेरे पास या तो ये कि मैं ऐसा एफआई हूं, मैं क्रूड बेच दूंगा या कुछ कर दूंगा उसके सामने, नहीं तो मैं सीधा इंडेक्स बेच देता हूँ। वो उसका निकाल देते हैं कि उसका डेल्टा क्या है और उस हिसाब से इंडेक्स में मैंने हेज कर लिया। तो मुझे डिलीवरी बार बार बेचनी नहीं, बिल्कुल मेरा लॉन्ग टर्म टैक्सेशन वगैरह सब इंटैक्ट है। मैंने सामने अगर गिरता है मार्केट उसके सामने तो मेरा हेज है, तो मैं इंडेक्स को हेज के लिए यूज करता हूँ एफआई के साथ। लेकिन जब मैं स्टॉक्स में एक्शन लेता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं डायरेक्शन कॉल ले रहा हूँ कि वो स्टॉक मुझे पोर्टफोलियो में रखना है या बेच देना है। करेक्ट सर। इसका मतलब है कि अगर मैं एशियन पेंट्स बेच रहा हूं तो इसका मतलब क्लियर है कि फिर मैं एशियन पेंट्स में बुलिश नहीं हूं, है ना। सो इसलिए स्टॉक्स की बिकवाली थोड़ी ज्यादा डायरेक्शनल होती है ना। और अगर स्टॉक्स में 4000 करोड़ की बिकवाली करें तो वो अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल, मतलब इसका मतलब आप स्टॉक्स को लेकर अब दोनों चीजें हो सकती है कि इतने बड़े हैं, कई सारे स्टॉक्स के भाव बड़ी मुश्किल से आए वापस, बिल्कुल। तो ये भाव मुश्किल से आने पर बेचने की जो थॉट प्रोसेस है वो खाली रिटेल की थोड़ी है, वहां भी तो इंसान ही बैठे हैं फंड मैनेजर, सब जगह वही करना है उन्हें। हाँ, तो फिर उनको भी लगता है कि थोड़ा बेचा जाए। सो इस लिहाज से ये आज के सेशन में एक ही खराब चीज है, इवन डाउ उतना खराब नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाउ जितना खराब हो रहा है उसको थोड़ा कॉम्पनसेट आपका कच्चा तेल कर रहा है, ठीक है। और अच्छा खराब हो रहा तो अपनी वजह से ज्यादा। मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत पिछले 2 दिन से है कि एफआई ने खरीदना फिर बंद कर दिया। और लोकल फंड अभी भी इस लेवल पे ज्यादा नहीं खरीद रहे, आ नहीं रहे, सिर्फ 625 करोड़ की खरीदारी उनकी। सो दिक्कत वहां है। और ये 625 करोड़ की खरीदारी में भी बारबेक्यू नेशन की काफी कुछ फंड की बाइंग है, लोकल फंड की। तो इसलिए फंड फ्लो तो चाहिए ना। अगर आप ऊपर में टिक रहे हैं भाई, ये वैसा हाल है कि जितनी ज्यादा स्पीड से आपको गाड़ी चलानी है उतना ज्यादा डीजल चाहिए, एग्जैक्टली, है ना। तभी तो आपको पिकअप मिलेगा, बिल्कुल। उतना वो कंजम्पशन भी होगा। स्लो चलाओ आप इकोनॉमी मोड में आराम से 40 की स्पीड में। तो यहाँ जब आप 18,000 के ऊपर हो तो आपको जो फ्यूल चाहिए, जो खरीदारी चाहिए वो मिसिंग है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अंडरस्टूड सर। पीसीआर कंफर्टेबल हो गया? हाँ, लाइट कंफर्टेबल है, 0.86 पे अच्छा है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ओवर सोल्ड है, लेकिन एक्सपायरी के दिन जाने के लिए ठीक है, आप हल्के हैं। और बाकी विक्स 3% थोड़ा बढ़कर आए, ठीक है। आते हैं मौजूदा पोजीशंस पे। मौजूदा पोजीशन में दीप 17,650 से एक ही स्टॉप लॉस रखेंगे इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे थैंक यू वेरी मच। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे का छोटा दे रहा हूँ, शायद खुलते ट्रिगर हो जाए, पता नहीं। 37,450 जिसको लंबा रखना है 37,150 का रखे, अदरवाइज 37,450 का इंट्राडे स्टॉप लॉस है और क्लोजिंग 37,150। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो 17,925 इंट्राडे स्टॉप लॉस है, 18,050 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, क्रिस्टल क्लियर है। जिनको डीप रखना है इंट्राडे वो 18,050 रखे, लेकिन 100 पॉइंट नीचे खुल रहा है तो 17,925 भी काफी है आपके लिए। बैंक निफ्टी 38,075 आपका स्टॉप लॉस है, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे। जिनको छोटा रखना है वो 37,800 का रख सकते हैं, 37,900 का, माफ कीजिएगा। कल का हाई 37,868 है, उससे थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं अगर आपको छोटा रखना है तो। बाकी 38,075 परफेक्ट स्टॉप लॉस है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो ये तो रही मौजूदा पोजीशंस। और आज फिर से थोड़ा गैप डाउन दिख रहा है तो स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंगली आपको अपने संभालने चाहिए। नई पोजीशंस क्या करने सर? बेचे निफ्टी 17,925 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट वही है जो आपको सपोर्ट रेंज दिए, 17,700, 675, 625, 550, 500, बस। ठीक है, खरीदना है, बिल्कुल खरीदना है। और खरीदने के लिए जगह जो है आपके लिए निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हो तो खरीदिए। स्टिक स्टॉप लॉस 17,650 का रखना। अगर इसके नीचे जाए या इसके नीचे खुले तो थैंक यू कर दीजिए, लेना ही नहीं है, जाने देना। हाँ, समझो आपका 100 पॉइंट माफ कीजिए 17,675, 17,700 की रेंज में खुलता है, 100-125 पॉइंट नीचे, ठीक है। वहां 17,650 का स्टॉप लॉस होकर के एक चांस ले लेना है,
650 के नीचे जाए तो नहीं रुकना है, बिना स्टॉप लॉस मत करिएगा, ठीक है, वहां खरीदिए। दूसरी रेंज जो खरीदने की आती थी बहुत दूर आती है, 550 पे आती है, 17,550, 17,500 पे आती है। सो वो आज देने का मतलब नहीं है, आएगा तो वहां पर देखेंगे। अगर 17,500, 550 आ गया आजकल में, तो वहां पे मैं निफ्टी पे बाय कॉल भी दे सकता हूँ उस समय के मूड माहौल को देखते हुए। लेकिन अभी आज के लिए 17,650 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो 100-125 पॉइंट की, लेकिन स्टॉप लॉस ये रखना ही रखना है, ये ध्यान के में रखिएगा। 775, 800 छोटे टारगेट, 900, 925, 950 मीडियम टारगेट, 18,000, 18,050, 18,100 फाइनल टारगेट। अगर आ गए तो ड्रीम में ठीक है। 3 दिन हो गए लगातार एसजीएक्स सेंचुरी मार रहा है नीचे की तरफ, तीनों दिन हो रहा है, बिल्कुल गजब ही। अच्छा भाई, सेंचुरी कल पैट कमिंस देखिए बल्लेबाजी, थोड़ी देखी, वो पूरी नहीं देखी, थोड़ी तो थी, 15 बॉल में 50 मारे, हम इससे ज्यादा क्या देखोगे? वो भी है। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, कुछ शानदार ही प्लेयर रहते हैं जिनकी बैटिंग को देख के आपको लगता है क्रिकेट खेलना बहुत आसान है, मतलब मैं भी जाके आराम से खेल सकता हूँ, लेकिन वही तो उनकी काबिलियत है, अमेजिंग है, मतलब गजब के खेले हैं, मतलब एनीवे। ओके, अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बेचना है दीप 38,075 का स्टॉप लॉस लगाकर, और किसी किसी को अगर छोटा लगाना है तो 37,900 का भी लगा सकते हैं, या बाद में ट्रेल करके नीचे ला सकते हैं। टारगेट 37,525, 37,450 और 37,350 छोटे टारगेट हैं, 37,225 और 37,150 मीडियम टारगेट है, और बड़े वाले टारगेट की तरफ बढ़ेंगे तो 37,050, 36,925, 36,825 ये 3 टारगेट। जो लोग खरीदना चाहते हैं, खरीदने के लिए 2 जगह निकल कर आती है, एक आती है 36,800, 36,900 के आसपास, थोड़ी दूर है, मुझे लगता है शायद वहां ना पहुंचे, तो एक चांस यहां भी ले सकते हैं 37,150, 37,225 की रेंज में, ठीक है। स्टॉप लॉस दूर ले रहा हूं 36,800 का, सो इसका मतलब ये कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 36,225 पे ऐड करें, 150 पे लें, 36,900 आए तो और लें, 800 पे भी ले सकते हैं, 800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है आप। ओके, क्लियर है, ठीक है। सो 2-3 टुकड़ों में लें मूड माहौल को देखते हुए, और आप स्टॉप लॉस 36,800 का लगाइए। ऊपर का टारगेट 37,350, 450, 525 3 छोटे टारगेट है, 650 और 37,650, 37,825 और 37,925 ये फाइनल टारगेट ऊपर की तरफ के। सो गैप से नीचे आने के बाद 38,000 के ऊपर की अपसाइड नहीं देख रहा हूँ। क्यों नहीं देख रहा हूँ, मैं आगे वायदा करवा के डेटा में आपको बताऊंगा। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये आपके लिए सारी पोजीशंस आज अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए निफ्टी पर गैप डाउन पर खरीदारी का मौका मिलने वाला है। सर, फंड्स का डेटा समझा दिया, कोई वायदा कारोबार के लेवल्स है ना। पहले 17,800 जहां हम बंद हुए, मेक और ब्रेक लेवल यही है। 17,800 के पुट पर 48 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 39 लाख शेयर हैं, जिसमें से 31 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। कल आप 17,800 के नीचे नहीं बंद हुए, लेकिन कॉल राइटर दबाकर बेच के गए कॉल्स, 31 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है। सो अब आज आपके लिए गैप से खुलने के बाद पहली बाधा तो 17,800 ही हो जाएगी। जब तक आप 17,800, 825 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप कमजोर ही हैं। सो 2 बड़ी रुकावट के लेवल बनेंगे गैप से खुलने के बाद। पहला 17,800, 825, इनफैक्ट 17,775, 17,825। दूसरा 17,900, 17,950। सो अब मतलब बेस्ट केस सिनेरियो में आपको 17,950 मिल जाए तो अच्छा है। ओके, गैप से खुलने के बाद। ठीक है, ये दिक्कत आ रही थी, है ना। सो अब नीचे कितना जा सकते हैं? इमीडिएट सपोर्ट 17,700 पर है, 41 लाख शेयर पुट में। उसके नीचे 17,600 पर है, 45 लाख शेयर है। रुकावट 17,900 पर है, 66 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 53 लाख शेयर कल ही जुड़े, तो कॉल राइटिंग तो दबा की हुई है जी। 17,800, 900, 18,000 सब जगह, ठीक है, बेचा है। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज और है, ये मशीन ट्रेड की वजह से ही है कि तुरंत व्यू बदल जाता है लेवल के साथ। मतलब एक तो क्या होता है, व्यू के साथ लेवल बदल, हम तो है ना इंसान है, इमोशंस के साथ एनालिसिस करते हैं, मशीनों में तो इमोशन ही नहीं है, तो वहां तो खाली भाव है, भावनाएं नहीं है, एग्जैक्टली है। तो भाव देखते ही वो आप जब तक अपनी भावनाओं को बदले, अरे ये कैसे गिर गया, क्यों गिर गया, आगे क्या हो गया, ढूंढे खबर क्या है, मशीन को ये सबसे क्या मतलब है, उनको तो लेवल आया, ट्रिगर, बाय सेल जो भी हो। सो इसलिए आजकल आप देखिए, मैं ये चीज समझने की कोशिश भी कर रहा था कि अचानक से क्यों किसी दिन ऐसा दिखता है अपने को कि अरे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग होके रखी है, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी, और 100-150 पॉइंट घूमते ही अचानक से पूरा व्यू बदल गया, और कॉल राइटिंग गायब हो गई, पुट राइटिंग हो गई, है ना। तो उसकी वजह ये कि मशीन ट्रेड के जमाने में चीजें, पोजीशन, लेवल, डायरेक्शन बहुत फास्ट बदल रहा है। सो आपको वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। राइट।
वो नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि वो गैरी कैस्परोव हो या विश्वनाथन आनंद हो, बहुत बड़े बड़े दिग्गज, लेकिन मशीन के साथ खेलने में उनको भी तकलीफ आती है ना। अब हम तो वैसे है नहीं कि हम अपने फील्ड के इतने बड़े महारथी हैं कि हम मशीन का मुकाबला हर बार, हर रोज, हर अच्छे से कर ले। सो मशीन वाले ट्रेड के जमाने में हमारी माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में आपको इमोशन से हटके करना है। बहुत बोलना आसान है, मुझे यहाँ पर मेरी कौन सी पोजीशन है, मेरी कौन सी इमोशन है, जिसकी है वो देखेगा, लेकिन करना बहुत मुश्किल काम है, इजी नहीं है। क्योंकि एक तरफ आपके पास सामने ऐसा आदमी जो ऐसी मशीन है जो निर्दयी है, जिसको कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं, भाव से मतलब नहीं, लेवल से मतलब नहीं। बिल्कुल इस लेवल पे ये होना है, पोजीशन कटनी तो कटनी, बढ़नी तो बढ़नी। बिल्कुल ये मशीन ट्रेड या एल्गो ट्रेडिंग या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी बोलते हैं। और दूसरी तरफ एक इंसान बैठा है बेचारा सा, जो एक तो पहले से, और ये सब प्रॉब्लम कब आती है, जब लॉस में होता है जी। प्रॉफिट में तो वैसे भी नहीं आती। एक तो पहले से लॉस, उसके ऊपर से जब तक सोचे समझे तब तक कांड हो जाता है, वैसा है। सो इसलिए जब आप ट्रेड करें तो धीमे धीमे अपनी ट्रेडिंग में इमोशंस का रोल और इन्वॉल्वमेंट जितना कम कर पाएंगे उतना आप नुकसान में सेफ रहेंगे। पैसा कितना बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे वो तो सेकेंडरी है। सबसे पहले तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपकी कैपिटल बचनी चाहिए। तो कैपिटल का पूरा नुकसान बचे। आप खुद एनालिसिस कीजिए, जितने आपके खराब ट्रेड हुए हैं उसका एनालिसिस कीजिए। उस खराब ट्रेड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बाजार के विपरीत डायरेक्शन में जाने का नहीं है कि आपने 17,000 का निफ्टी भेज दिया 18,000 हो गया, या 18,000 की लॉन्ग रख के आप 16,000 आ गए, वो नहीं है। उसमें बाजार के डायरेक्शन से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रोल आपकी इमोशन का है, क्योंकि आपने वक्त पर वो डिसीजन लिया ही नहीं जो लेना चाहिए। करेक्ट। मार्केट तो ऊपर नीचे हमेशा होगा, 16 से 18,000 भी होगा, 18 से 16 भी होगा, वो हमेशा से होता है, पहली और आखिरी बार नहीं है। एग्जैक्टली। और लेकिन होता है कि आपका डिसीजन 18,000 पे लेने का हो जाता है, 16,000 पे बेचने का हो जाता है। हाँ, वो वहां से खराब। तो वो चीज धीमे धीमे देखो, कोई फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो करें। बिल्कुल। तो ये डिसिप्लिन अब मशीन के ट्रेड के जमाने में आपको लाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो 17,800 की हमने बात कर ली। 17,800 है। बैंक निफ्टी 37,500 हल्की फुल्की रुकावट की जगह दीप 18 लाख शेयर पुट में है। सो उसके नीचे खुलने के चांस दिख रहे हैं। नीचे खुले तो सीधा आप 37,000 37,150 आपके लिए बड़ी सपोर्ट की रेंज आ जाएगी, और ऊपरी स्तर पर 37,850 38,000 को पार करना मुश्किल होगा। 38,000 पर लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 26 लाख शेयरों का है। तो ये दो आपके लिए पिलर्स हो गए, 37,000 38,000, बीच में 37,500। अंडरस्टूड सर। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की स्ट्रैटेजी आपके सामने। एक्सपायरी है तो अकॉर्डिंगली थोड़ा वॉलेटाइल एनवायरनमेंट रहेगा। पर सर जो आज की लिस्टिंग है उस पर भी आपकी राय दें। तो है ना, उमा एक्सपोर्ट्स लिस्टिंग मेरा काम हो गया थोड़ा रिलैक्स हो गया, एकदम मैंने कहा चलो अब वरुण आशीष कौशल की इनकी बारी है। हाँ, क्या हुआ उससे पहले थोड़ा उमा एक्सपोर्ट्स अच्छा लिस्टिंग। तो देखिए, हमारी तो राय अवॉइड करने की थी, लेकिन इशू तो अच्छा ही भरा। 7.5-8 गुना छोटी साइज के इशू में, और मार्च के महीने में कोई इशू लाए वो इतना भरे तो अच्छा ही बोला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो अच्छा मिला। ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी में अब तक कोई बहुत बड़ी वेल्थ मैंने बनते हुए देखी नहीं है। उमा और सकुमा दो ही लिस्टेड प्लेयर होंगे इस स्पेस में। तो जिन लोगों ने लगाया है उन्होंने अपनी समझ से लगाया है। शुभकामनाएं, पैसा बने। मेरे समझ में आ रहा है कि 5-10% प्रीमियम पे लिस्टिंग हो सकती है। उसके बाद छोटी साइज का आईपीओ है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, डोंट नो, मेरी ओपिनियन नहीं है। एक ही राय दूंगा, अगर आपने पैसा लगाया, आपसे ज्यादा मुझसे ज्यादा आपको समझ है इस चीज की और आपने सोच समझ के लगाया, फिर भी अगर एहतियात के तौर पर आप रखना चाहें तो इश्यू प्राइस का स्टॉक रख लें 68 रुपए का। ठीक है। और राइड करें। नो डाउट छोटी साइज के आईपीओ में कई बार बड़ा मुनाफा बन सकता है, इसलिए मैं मेरे फंडामेंटल्स के बेसिस पे मना करता हूं कि, और तब भी मैंने आईपीओ के वक्त भी कहा, आप अपनी रिस्क लेकर, अगर आपको लगता है कि मुझे चांस लेना है कि भाई ठीक है गिर के कितना गिर जाएगा, लग गई तो लॉटरी है, अगर आपकी वैसी भी है तो आप अपना डिसीजन खुद लें। ठीक है। लेकिन अगर सेफर साइड पे आपको चाहिए तो इश्यू प्राइस का स्टॉप लॉस रखें। ज्यादा प्रीमियम पर एक्सपेक्ट नहीं लगता तो नहीं है। हाँ ठीक है, आएगा। और वैसे भी मेरे ख्याल से छोटी साइज का आईपीओ 10 दिन तो ट्रेड टू ट्रेड में रहेगा, T2T में रहेगा, बिल्कुल। तो उसके बाद ही होगा जो देखते हैं। ठीक है सर, तो चलिए ये आज की जो लिस्टिंग है उमा एक्सपोर्ट्स, उस पर अनिल जी की राय। आइए फिर जानते हैं और कौन से शेयर्स हैं खबरों पर जो रिएक्ट करने वाले हैं, और साथ ही आज के ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। वरुण कुशल, आशीष है तैयार। वरुण, मॉर्निंग बताएं आज की खबरें। गुड मॉर्निंग दीप। तो Q4 नतीजों का आगाज हो चुका है, हालांकि ये टीसीएस इन्फोसिस नहीं है, आज स्टर्लिंग एंड विल्सन के नतीजे। अच्छा, आज से शुरू हो रहे हैं। हाँ, तो छोटे मजोले तो शुरू हो गए, बाकी बड़े जो है वो अगले हफ्ते आने वाले हैं।
इसके अलावा गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, यहाँ पे बायबैक जो है आज बंद होने वाला है। 600 रुपये प्रति शेयर का इसका बायबैक का प्राइस था, 85 करोड़ के आसपास का साइज था। वहीं टाटा ग्रुप कंपनीज यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि मच अवेटेड टाटा नियो जो है वो आज लॉन्च हो जाएगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या इसकी विशेषताएं होंगी, आशीष ने आपको लिंक कर करके बताया है, तो वहाँ पे नजर रखिएगा। वहीं बीएससी में 24 स्टॉक है जो कि T2T में शिफ्ट होने वाले हैं। कैबिनेट की आज बैठक है। एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम पर कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की भी बैठक है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय जो है वो तीसरी सकारात्मक जो स्वदेशीकरण की सूची है उसको जारी करने वाले हैं। सर्किट फिल्टर में रिवीजन हो रहा है। करीब 786 स्टॉक्स है जिनके सर्किट फिल्टर में रिवीजन हो रहा है। 20% किया गया है 5% से सीजी पावर, BLS इंटरनेशनल जैसे काउंटर्स का। 10% किया गया है 5% से बजाज हिंदुस्तान, पनीशा बायोटेक, VIP क्लोथिंग जैसे काउंटर्स का। और 10% से 20% किया गया है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, टाटा मोटर्स, DVR, नजारा टेक जैसे काउंटर्स का। तो ये बड़ी लंबी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पे रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ब्लॉक डील के माध्यम से इन्वेस्को जो है आज 7.8% हिस्सा बेचने वाला है। इस हिस्सेदारी को बेचने के बाद इन्वेस्को का जो कुल हिस्सा बचा हुआ रहेगा वो करीब 11% के आसपास होगा। 270 से 290 के भाव के बीच में ये हिस्सेदारी जो है ब्लॉक डील के जरिए बेची जा सकती है। इसके अलावा IDFC लिमिटेड, बंधन बैंक यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि IDFC AMC और IDFC AMC ट्रस्ट की पूरी हिस्सेदारी जो है वो बेचने वाली है कंपनी। बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स और कंसोर्शियम को ये हिस्सेदारी जो है वो बेची जाएगी। 4,500 करोड़ के आसपास की डील साइज जो है वो मानी जा रही है। तो इसके चलते IDFC लिमिटेड, बंधन बैंक, हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही थी, फाइनली इसका ऐलान जो है वो हो चुका है। तो ये है आपके लिए अहम खबरें, और हमने भी कल बताया था कि लग रहा है बोर्ड मीट में कुछ बड़े डिसीजन आ सकते हैं, और कल वैसा ही होते हुए दिखा इस पर। आइए कुशल से भी जाने कुछ और खबरें। मॉर्निंग कुशल, बताएं। मॉर्निंग दीपांशु, देखिए Q4 अपडेट में टाइटन पर भी फोकस रखिए। यहाँ पर ज्वेलरी आई जो है वो करीबन 4% गिरती हुई नजर आई है, पर वॉचेस वेरेबल सेगमेंट की रेवेन्यू लगभग 12% की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। आई केयर भी करीब 5% बढ़ता हुआ नजर आया है। तो मिले जुले आप कह सकते हैं ये बिजनेस अपडेट हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स Q4 में डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, और यहाँ पर एबिटा मार्जिन जो है उसमें गिरावट का अनुमान है। FY23 में डबल डिजिट कंसोलिडेटेड आधार पर ये सेल्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। तो आगे वाले आने वाले साल के लिए भी, यानी इनफैक्ट FY23 जो शुरू हो चुका है इस पर इन्होंने ये चीज का अपडेट दिया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स Q4 में प्री सेल्स लगभग 37% बढ़कर 3,456 करोड़ पर आती हुई दिखी है, और कंपनी का नेट डेट भी जो है वो घटकर 9,310 करोड़ रुपए हो गया है। एशियन ग्रेनिटो, इसका राइट्स इशू की डेट्स आ गई हैं। 25 अप्रैल से 10 मई तक ये राइट्स इशू खुला रहेगा। 63 रुपए के भाव पर लगभग 128 करोड़ का ये राइट्स इशू है। पर अगर आप मौजूदा भाव से देखेंगे तो यहाँ पर 47% के डिस्काउंटेड प्राइस पर ये राइट्स इशू आता हुआ दिख रहा है। 12 अप्रैल रिकॉर्ड डेट है, और 37:30 का रेशियो यहाँ पर रखा गया है। IGL, यहाँ पर फिर से इन्होंने दिल्ली में CNG की कीमतें बढ़ाई है। 2.5 रुपये प्रति केजी जो है ये बढ़ोतरी हुई है, और पिछले 6 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 9 रुपये प्रति केजी से ज़्यादा की तेज़ी जो है आपको CNG की कीमतों में दिल्ली में ऑलरेडी होती हुई दिख रही है। HDFC बैंक 16 अप्रैल को फंड जुटाने पर यहाँ पर विचार किया जाएगा, और फंड का अमाउंट आप देखिए काफ़ी बड़ा है। बॉन्ड के जरिए 50,000 करोड़ रुपए जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। कॉफी डे एंटरप्राइजेस, यहाँ पर कंपनी ने कुल 480 करोड़ रुपए के लोन पे डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट में आप 425 करोड़ जो है प्रिंसिपल अमाउंट है। और एक ब्लॉक डील है अंत में, जो कल हम बात कर रहे थे, बारबेक्यू नेशन, यहाँ पर टामा प्राइवेट लिमिटेड और साथ ही पेस प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 57 लाख शेयरों की बिकवाली की है 1155 रुपए के भाव पर। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो खरीदार हैं उसमें मैं आपको चुनिंदा नाम बता देता हूं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और MIT ये खरीदार रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और बड़ी खबरें, और ऑफ कोर्स बारबेक्यू नेशन की ब्लॉक डील में बायर्स के नाम भी आए हैं। अब देखते हैं नजर क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस FIR में। मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताइए जो कुछ अपडेट्स और बाकी स्टॉक्स पर खबरें आई हैं उस पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए टाइटन यहाँ पर जो क्वार्टरली अपडेट्स आई, इसके बाद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नोट आया है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2700 रुपए के लक्ष्य के लिए 2540 की जो है क्लोजिंग है। हालांकि ये मान रहे कि काफी मिक्स्ड ट्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिले। स्टैंडअलोन रेवेन्यू जो है करीब 3% घटी है,
और ज्वेलरी सेगमेंट में भी हल्का डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि FY23 की पहली तिमाही के लिए जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। इसके अलावा मैक्वारी भी देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 3350 रुपए के लक्ष्य के लिए। CLSA ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी और कल की जो क्लोजिंग है 2540 रुपए की, उसका ही लक्ष्य दिया 2540 एकदम एग्जैक्टली जो है वो लक्ष्य यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्रोकरेज हाउस में जो है मैक्वारी बुलिश नजर आ रहे हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ जो है 3350 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इसके अलावा पेटीएम ये भी स्टॉक लगातार सुर्खियों में रहता है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 637 तक लुढ़क कर ये स्टॉक आ चुका है, अब 935 का जो ये लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से आया कि अगले 6 क्वार्टर्स में जो है एबिटा ब्रेक इवन हो जाएगा, तो इसको पॉजिटिवली ये ले रहे हैं। बंधन बैंक यहाँ पर नजर रखिएगा, जेफरीज की तरफ से नोट आया, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 315 की जो क्लोजिंग है ये लक्ष्य दे रहे हैं 380 रुपए का। IDFC AMC का जो अधिग्रहण कर रहे 4500 करोड़ में, ये मान रहे कि लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले देखें तो जो वैल्यूएशन पे इन्होंने खरीदा है वो सस्ता है, इसके चलते स्टॉक के ऊपर बुलिश हैं, खरीदारी किराए दे रहे हैं। RBL बैंक यहाँ पर नजर रखिए, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नोट आया, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 140 की राउंड फिगर कल की क्लोजिंग है, 140 रुपए का ये लक्ष्य दे रहे हैं। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जहां पर आज एक्शन रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी और रिपोर्ट्स होंगी आज। हाँ सर, काफी सारी रिपोर्ट्स हैं और इनफैक्ट IT और ऑटो यहाँ पर नजर रखेगा, क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 456 की क्लोजिंग है, ये 561 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट कार कल बताई है उसकी रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज्यादा होगी, जिसको चलते पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। CLSA हालांकि अपना व्यू नहीं बदल रहे, लंबे समय से बिकवाली किराए दे रहे 392 रुपए के लक्ष्य के लिए। अशोक लेलैंड यहाँ पर नजर रखिए, JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 124 की क्लोजिंग है, ये 145 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि CV साइकिल में बढ़िया रिकवरी आ रही है और ये मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं, जिसके चलते बुलिश हैं। M&M यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1050 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा क्रेडिट स्विस का एक बहुत ही डिटेल्ड नोट है यहाँ पर, जहाँ पर ढेर सारे ऑटो स्टॉक्स के ऊपर जो है बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर एस्कॉच पर देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और लक्ष्य घटाया, 1710 से घटाकर 1470 कर दिया है। TVS मोटर्स पे भी देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है इसमें हल्की सी कटौती की गई है। बजाज ऑटो यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो बढ़ाया है, 3600 से बढ़ाकर 4030 रुपए कर दिया है। और अंत में IT स्टॉक्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, TCS पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय को बदलकर अब ये न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और लक्ष्य काफी ज्यादा घटा है, 4490 से घटाकर 3890 कर दिया है। एम्फेसिस पर भी देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड किया सिमिलरली और जो लक्ष्य है वो 3940 रुपए से घटाकर 3570 कर दिया है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आपको रहेगा पूरा एक्शन। IT कंपनियों पे बड़े डाउनग्रेड है, टारगेट सारे नीचे करके रिजल्ट से ठीक पहले बिल्कुल। बढ़िया रिपोर्ट कौन सी है? टाटा मोटर्स ऐसी खास दमदार टाटा मोटर में एक अच्छी तो एक खराब है, एक अच्छी CLSA ने खराब दे दिया। टाइटन में भी मक्वारी का 3350 है, तो इधर CLSA बहुत बुलिश नहीं हो रहा है। सारी रिपोर्ट CLSA की पता नहीं, CLSA में मेरे ख्याल से पहले जो पुरानी टीम थी वो भी निकल चुकी, वो जेफरीज में पहुंच गई ना, इसलिए वहां की रिपोर्ट ज्यादा बुलिश आती है। बुलिश लोग जेफरीज पहुंच गए, बेरिश पर बचे रह गए CLSA। आइए, बुलिश और बेरिश दोनों का एक बहुत ही बेहतरीन संगम हमारे पैनल में है। दोनों तरफ के कॉल्स, दोनों तरफ की दमदार स्ट्रेटेजीज आपके लिए तैयार है। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरे पास पिक ऑफ द डे नहीं है, मैं लाया हूं अनिल जी आज पिक ऑफ द सीरीज। देखिए पूरी फ्रीडम होती है, पिक ऑफ द सीरीज एक तो शुरू में दिया था और आज जो पिक ऑफ द सीरीज है वो है एक्सपायरी स्पेशल अनिल जी। तो बिगुल की गुजारिश अनिल जी, और पिछली बार देखा हुआ है जब भी सरप्राइजिंगली आराम से मतलब अचानक बोलते हैं तो बिगुल बच जाता है, पीछे से PCI टीम पूरी एक्टिव है। तो पिक मैं दूंगा अनिल जी जब बिगुल बजेगा पिक ऑफ द सीरीज का। नहीं, कौन सा वाला बिगुल? पिक ऑफ द सीरीज का चाहिए अभी? बिल्कुल अनिल जी। बंसल जी जैसे एक्सपर्ट्स को अफोर्ड कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं है, बहुत ही डिमांडिंग है एक्चुअली। बिल्कुल, कभी भी किसी भी तरह की डिमांड आ सकती है। चलिए बिगुल पिक ऑफ द सीरीज का। बंसल जी खुश आपकी डिमांड पर। देखिए पिक ऑफ द सीरीज, ये प्रिविलेज सिर्फ आपके लिए है, सबके लिए नहीं है। बताएं सर।
नहीं अनिल जी, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया अनिल जी। आपने मुझे प्रिविलेज बोला और डिमांडिंग बोला तो अच्छा लगा, बट अनिल जी काम करते हैं और ये मोटिवेशन मिलता है तो भी अच्छा ही लगता है। तो पिक ऑफ द सीरीज है मेरा एक्सपायरी स्पेशल है सिप्ला, जो अभी चर्चाओं में नहीं है। अनचार्टेड टेरिटरी में जाने के बाद, कंसोलिडेट होने के बाद दोबारा से अपमूव के लिए तैयार है। तो 998 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट है 1080 का, 1080 पहला लक्ष्य है और 1080 पे बेचना नहीं है। इसको तब रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये टॉप ऑफ द टाउन बनेगा। तो सिप्ला पे खरीदारी की राय है। 998 स्टॉप लॉस, 1080 पहला टारगेट है, वहां पे रिव्यू करेंगे इसको। ओके, तो ये है आपके लिए सिप्ला में खरीदारी करने की राय 1080 के पहले टारगेट के लिए। उसके बाद देखते हैं और आगे क्या कुछ होता है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है टाइटन पर, जिस पर अभी आप रिपोर्ट की भी चर्चा कर रहे थे। तो अनिल जी, मैंने अभी कहीं पढ़ा है कि लगभग 40 लाख शादियां जुलाई से पहले हो जाएंगी और इस आंकड़े को सत्यापित करेंगे हमारे दीपांशु जी। तो अनिल जी, 40 लाख शादियां होंगी, 5 लाख करोड़ का खर्चा होगा, तो डेफिनेटली बड़ा खर्चा टाइटन में भी होगा, यानी कि ज्वेलरी में होगा, टाइटन को फायदा होगा। चार्ट पर अगर आप देखें अनिल जी, तो 2750 से स्टॉक करेक्ट होकर मौजूदा स्तरों पर आ चुका है। मुझे लगता है कि यहां पर एक बेस बन गया है, एक मेजर एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो टाइटन खरीदे, 2500 का स्टॉप लॉस रख ले और पहला टारगेट होगा 2650 का, इवेंचुअली 2700 तक जाना चाहिए। तो खरीदारी की राय है टाइटन। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है आपके रिसर्च में। इतनी नहीं है शादियां, 40 लाख नहीं। हमारी रिसर्च टीम ने और दीप ने कैलकुलेट करके पूरा कंफर्म करके बताया 39,99,999 ही है। अभी एक का फाइनल नहीं हुआ है, एक नहीं होगा। दीप का बाकी है भी, उसको बंद कीजिए 40 लाख में, अभी थोड़ा टाइम है। लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ, ठीक है ना। चलिए, तो ये है आपके लिए टाइटन में खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। आइए, सुमित जी भी है तैयार। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक सिलेक्ट करना है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक के अंदर 1650-1660 के आसपास का सपोर्ट बनेगा, तो 1660 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के गोदरेज प्रॉपर्टीज में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में 1715 रुपए से लेके 1740 रुपए तक के लेवल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेंगे और पोजिशनली मेरे को लगता है 1800 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें और होल्ड करें। 1715-1740 इमीडिएट टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टीज के। ओके, ये है आपके लिए राय गोदरेज प्रॉपर्टीज खरीदने की। किरण जी भी हमारे साथ है तैयार। किरण जी गुड मॉर्निंग, पहुंच गए वापस पुणे आप? 2-4 दिन तो रुकते हैं आईटीसी में। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप मॉर्निंग। अनिल जी, आईटीसी में 3-4 दिन रुकने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि एक ही बड़ी प्रॉब्लम है कि 3 गुना मैंने रेंट दिया है, तो 3 गुना उधर रहना यानी बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती थी। पर आपके साथ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो अगर आप कहते हैं तो 3 दिन भी रुक जाता है। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, कल आप आए स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा। बताएं सर अब पिक ऑफ द डे जी। अनिल जी, कैश वाला स्टॉक है जो बाय करके चलना चाहिए, द्वारकेश शुगर सेक्टर में अभी भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और इधर से काफी बड़े अपसाइड्स इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। आज और कल के लिए बाय करने की सलाह है। 139 का क्लोज है, 139 से 134 ये एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, 130 का स्टॉप लॉस रहेगा। आज के लिए टारगेट 157-160 के टारगेट्स रहेंगे, पर इवेंचुअली हमने बड़े अपसाइड देखने को मिल जाने चाहिए। अच्छे ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग कल हो चुकी है, तो अपसाइड काफी देखने को मिलेगा, क्योंकि ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ये स्टॉक चला गया है। ओके, तो ये है आपके लिए द्वारिकेश शुगर में खरीदारी करने की राय आती हुई। तेजी के द्वार खुल चुके हैं, ऐसा महामहिम हमारे सुमित जी का कहना है द्वारकेश शुगर के लिए। आइए, सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, पहले तो बाजार पे कमेंट करना है कि बाजार में हम निफ्टी को देखना थोड़े दिन के लिए बंद करना चाहिए, बिकॉज पिछले 2-3 दिनों से निफ्टी में जहां एक और 100-150 पॉइंट की रोज गिरावट हो रही है, वहां ब्रॉडर मार्केट में बहुत अच्छी तेजी का माहौल है। मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं और जो विद इन द निफ्टी ऑल्सो ये जो HDFC ट्विंस है, HDFC लाइफ है या थोड़े बहुत IT स्टॉक्स है, TCS, HCL टेक, उनमें गिरावट की वजह से निफ्टी में गिरावट है, बट अदरवाइज बाजार बहुत ही स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है इस बाजार में खरीदारी करने के अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स और अच्छे सेक्टर्स में मौके ढूंढने चाहिए। जहां तक मेरी आज पिक ऑफ द डे का सवाल है, एक स्टॉक है जो अभी आप थोड़ी देर पहले उस सेक्टर की भी चर्चा कर रहे थे, डिफेंस वाला सेक्टर, जहां पे आज
ऐसे माना जा रहा है कि सरकार कोई तीसरी लिस्ट जारी करने जा रही है। मेक इन इंडिया पे फोकस है, डिफेंस पे फोकस है। तो यहाँ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको मैंने कुछ दिन पहले भी 208 के लेवल पे, जो मेरा दोपहर का सेगमेंट होता है जहां F&O स्टॉक्स कभी कभार ही रिकमेंड करता हूं, वहां पे मैंने BEL को 208 पे रिकमेंड किया था। 215 के टारगेट के लिए वो अचीव हो गए। आज भी इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें आज के लिए टारगेट है 227 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 216 रुपए का, और इसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी कंसीडर किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए BEL में खरीदारी करने की राय, और साथ ही HAL ये भी एक स्टॉक हो सकता है जहां पर आप खरीदारी करने का मौका ढूंढ सकते हो। तो डिफेंस स्टॉक रहेंगे आज पूरे एक्शन में, 227 का टारगेट। ये तो एक स्टॉक हुआ आपका। सेठी साहब, वायदा कारोबार के अनेक स्टॉक आपके रडार पर रहते हैं, बाकी के बारे में बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, और 4 स्टॉक F&O स्पेस से रिकमेंड करना चाहूंगा। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL पे खरीदारी करने की सलाह है। जिस तरह से कल हमने देखा क्रूड के दाम में भारी गिरावट आई है, $102 के आसपास क्रूड अब आ गया है, और ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी अपने लगातार भाव, जो प्राइसेस है पेट्रोल डीजल के, वो बढ़ा रहे हैं। शायद कल उन्होंने नहीं बढ़ाया, बट मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। HPCL में खरीदारी करने की सलाह है। आज का टारगेट है 299 का, स्टॉप लॉस रखना है 288 का। तीसरा स्टॉक रहेगा जो अभी सुमित जी का पिक ऑफ द डे था, गोदरेज प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, और इनका आज एक कोई गांधी वैली में भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, तो उसका एक फायदा होना है। तो 1682 में कल क्लोज हुआ, 1710 का टारगेट है, 1670 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक रहेगा एक, आज टाटा ग्रुप का जो टाटा नियो ऐप जो शुरू लॉन्च हो रहा है, उसके कारण से मुझे लगता है ट्रेंड में एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। ट्रेंड जो टाटा ग्रुप का स्टोर, जिसमें वेस्ट साइड जो मॉल है वो भी है इसमें, तो बाकी मुझे लगता है ये जो ऐप का लॉन्च होना है ये पॉजिटिव होगा ट्रेंड के लिए, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। इसमें आज का टारगेट है 1355 का, स्टॉप लॉस है 1320 रुपए का। और फाइनली एक कंट्रारियन बेट है हीरो मोटोकॉर्प में। यह स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से जो IT की रेट के कारण काफी गिरावट आई, उसके बाद से स्टॉक संभला है। मुझे लगता है यहाँ पे इसमें खरीदारी करनी चाहिए। आज का टारगेट है 2375 का, स्टॉप लॉस 2335। ओके, तो ये है आपके लिए 4 और स्टॉक, HPCL, हीरो मोटोकॉर्प, ट्रेंट, यहाँ और यहाँ खरीदारी करने की राय आपके लिए। तो BEL, HPCL, ट्रेंट, हीरो मोटोकॉर्प, ये 4 स्टॉक्स हैं जो पिक ऑफ द डे के तौर पर आपके लिए सेठी साहब की तरफ से आते हुए। आइए, वागले साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, करते हैं उनका भी स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा, एक कैश वाला स्टॉक है, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा करेक्टिव मूव चल रहा है, तो कैश में अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। डालमिया भारत शुगर जो 535 का बंद है, लगभग 535-536 का, आपको एक 10-12 रुपए के स्टॉप लॉस से लेना है। 524 का स्टॉप लॉस होगा। मेरा टारगेट होगा लगभग 575 से 580, और टाइम फ्रेम होगा 1 से 2 दिन में भी 3। ओके, 1 से 2 दिनों के लिए आपके लिए खरीदारी करनी है डालमिया भारत शुगर में। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में द्वारिकेश शुगर पसंद आया है किरण जी को, और वागले साहब को पसंद आया डालमिया भारत शुगर। तो दोनों ही शुगर स्टॉक, दोनों ही डी लेटर वाले स्टॉक पसंद आते हुए दिख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। आइए बढ़ते आगे, और कुछ और स्टॉक्स पर है जिन पर करते हैं फोकस। जो बड़ी ब्लॉक डील आज होने वाली है, इन्वेस्को अपनी स्टेक बेचने जा रहा है जी एंटरटेनमेंट में। ब्लॉक डील के जरिए स्टेक होने की बिक्री की संभावना है। सेठी साहब, पूरी स्टेक तो नहीं बिकेगी, आधी से ज्यादा बिकने वाली है, 8% के आसपास। ये बताएं सर, जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक पर क्या व्यू है आपका, और क्या आज ब्लॉक डील के बाद लेना चाहिए, रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या 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 व्यू है, ये जरा बताइए आप। बिल्कुल अनिल जी, इस स्टॉक को आज की ब्लॉक डील के कारण जो गिरावट देखने को मिलेगी उसमें खरीदना चाहिए। ये 270 से 290 का जो प्राइस बैंड है, अगर आप लकी हो और 270 के आसपास मिल जाए तो कुछ मतलब लपक के लेना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता उस भाव में डील होगी। 280-85 में भी अगर मिले तो इस स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है ये जो सोनी और जी का जो मर्जर है, उसमें जो हर्डल था वो इन्वेस्को था। अब ये हालांकि पूरी स्टेक नहीं बिक रही है, बट चूंकि ये अब इससे एग्जिट करने के मूड में है, तो ये मर्जर का रास्ता साफ हो रहा है, और ये मर्जर के बाद बहुत ही पॉजिटिव रहेगा जी के लिए। ये भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी हो जाएगी, 33% का मार्केट शेयर। सोनी का स्टेक हो जाएगा अराउंड 53% का। फिर सोनी 11,000 करोड़ के फंड इन्फ्यूज करेगा, वो भी 300 के प्राइस पे, उसके नीचे आपको आज मिल रहा है। और ये इसके सिनर्जी के बेनिफिट्स है, प्राइसिंग पावर रहेगा। मुझे लगता है ये जी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और इस स्टॉक को लेके मुझे लगता है लंबी इनिंग्स के लिए इसमें बने रहना चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश, और मुझे लगता है ये स्टॉक ग्रेजुअली बहुत अच्छे अपसाइड यहां से दिखा सकता है।
ओके, तो यह है आपके लिए आज जी एंटरटेनमेंट राय बड़ी ब्लॉक डील के जरिए 7.8% हिस्सा इन्वेस्ट को बेचने जा रहा है। आईडीएफसी और बंधन डील पर भी लेनी है सेठी साहब की राय, पर उससे पहले एक बार जरा चार्ट्स देख लेते हैं। आईडीएफसी लिमिटेड, सुमित जी जरा इसके चार्ट पर राय दें सर, जो इन्होंने 4,500 करोड़ में अपना एएमसी कारोबार बेचा है। दिपांशु देखिए स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है और पिछले एक हफ्ते से आप देखो तो स्टॉक लोअर लेवल से कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है। 60 के लेवल्स के आसपास हमने इसमें बाई भी दिया था 68 से 70 के टारगेट के लिए, वो स्टॉक में अचीव हुए। अभी 70 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा 70 तो मोमेंटम इसके अंदर फिर और बनेगा और 70 का लेवल निकलने के बाद स्टॉक के अंदर 75 रुपए से लेकर 80 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों के अंदर फिर आईडीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और 70 के ऊपर इसमें फ्रेश बाय बनेगा। ओके, 70 के ऊपर फ्रेश बाय इसमें बनने वाला है। बंधन बैंक अनिल जी के रेडार पर भी था, पिछले 2-3 हफ्तों में 2 बार 2000 में भी इसके रिकमेंडेशन आई और स्टॉक ने भी अच्छी मूव दिखाई। अब जो ऑलरेडी ये फाइनल डील हो गई है, एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए। वागले साहब, बंधन बैंक क्या करना है सर अब इसमें? दीपांशु, बंधन बैंक में 330 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो मुझे लगता है इतने इजीली क्रॉस नहीं करेगा और ये पिछले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में 250 से 320 317 जो करंट भाव है वहां पर आया है। तो अगर ये 330 क्रॉस कर देता है फिर सीधे 360 355 360 तक वन में जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 330 के आसपास। 320 330 में आपको वापस 300 या मे बी 280 के लेवल्स मिल सकते हैं। सेठी साहब क्या राय देंगे सर? अब ये फाइनली डील हो गई है आईडीएफसी और साथ ही अब बंधन के लिए जिन्होंने ये एएमसी कारोबार एज अ कंसोर्शियम खरीदा है। हाँ बिल्कुल दीपांशु, बहुत दिनों का इंतजार खत्म हुआ। ये बाजार में अटकलें थी आईडीएफसी की, जो आईडीएफसी एएमसी बिजनेस म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचने के बारे में पहले जब एल&टी फाइनेंस ने भी बेचा उस समय भी खबरें बहुत गर्म थी कि ये भी हो जाएगा। तो फाइनली ये हो गया और 4,500 करोड़ के प्राइस पे हो रहा है। बड़ा पॉजिटिव है आईडीएफसी के शेयर होल्डर्स के लिए, आईडीएफसी के लिए। मुझे लगता है ये जो रकम ये कंपनी जुटाएगी, मेरा ये पूरा भरोसा है कि ये रकम को हो सकता है ये एक अच्छे हेफ्टी डिविडेंड के रूप में निवेशकों को दे देवे। अगर वैसा कुछ होता है तो वो डिविडेंड कुड बी इन एक्सेस ऑफ 20-25 रुपीज। तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव। और बाकी ये म्यूचुअल फंड सेल के बाद जो आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मर्जर है उसका भी रास्ता साफ हो रहा है, उसका भी ऑलरेडी रेशियो डिसाइडेड है 1.4 का। तो उस लिहाज से भी देखेंगे तो आईडीएफसी में अभी भी काफी वैल्यू बाकी है। मुझे लगता है ये स्टॉक आज एक अच्छे गैप अप के साथ खुलना चाहिए और बाकी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए इसमें प्रॉफिट्स बुक करने की। हो सकता है जिनका ट्रेडिंग व्यू है उनका प्रेशर आवे, स्टॉक थोड़ा गैप अप के साथ खुल के थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जावे, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में बन के रहना चाहिए और इसमें प्ले करना चाहिए थोड़ी लंबे समय के लिए। अगर ये डिविडेंड आता है तो डिविडेंड का भी जो बेनिफिट है वो भी उठाना चाहिए। तो आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए। और एज फार एज बंधन बैंक इज कंसर्न, बैंकिंग पूरा स्पेस ही अच्छा लग रहा है और बंधन बैंक के भी जो इस डील के कारण मुझे लगता है इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव इवन फॉर बंधन बैंक। स्टॉक में एक अच्छा रनअप भी आया, अनिल जी ने भी हाल ही में इसको रिकमेंड किया, उसके बाद से अच्छे चाल और सब टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। बट यहाँ पे भी मुझे लगता है अगर मौका मिले कोई गिरावट आवे या इन लेवल्स पे भी इस स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय आईडीएफसी और बंधन दोनों पर सेठी साहब की। आइए कुछ और कॉल्स पर बात करें।